दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएलपी क्या है। ये शब्द हमें आजकल जगह जगह अलग अलग मीडियम के थ्रू अलग अलग मीडिया में बहुत सुनाई दे रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है उस वक्त लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स उसके पास होते हैं। जन्म के बाद उसके जीवन में घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे माँ की बातें, उसका व्यवहार, पिता का व्यवहार, परिवार की गतिविधियाँ, आसपास होने वाली सभी बातें, उसका खाना पीना, लगने वाली सर्दी, महसूस होने वाली गर्मी, कई प्रकार के भोजनों के अलग अलग स्वाद, उसके अपने खुद के शारीरिक अनुभव आदि आदि। हर वक्त जन्म से मृत्यु तक शरीर अपनी सभी इंद्रियों से अपना संदेश ब्रेन के न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है, जिसे वह लेकर यहाँ तो अपनी महसूस की गई भावनाओं के अनुसार उसे जमा कर लेंगे या फिर मिटा देंगे। जमा की गई जानकारी वे अपने खुद की धारणा अनुसार उसके दृश्य, आवाज़ या शारीरिक स्पर्श या सुगंध अपने पास एक याद बनाकर रख लेते हैं। ऐसा दृश्य, आवाज़ या शारीरिक स्पर्श जब भी उसको याद आएंगे तो उसको सेम वही समय फिर से याद आ जाएगा जिस समय वो अनुभव उसको उस समय हुआ था। मतलब किसी एक मनुष्य द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं को, उसकी आवाज़ों को या उसके स्पर्श के अनुभवों की यादें अलग अलग प्रकार से उसकी अपनी पर्सनल परिस्थिति अनुसार विभिन्न विभिन्न मनुष्यों की उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। एक ही प्रकार की देखी गई वस्तु या स्पर्श की आवाज़ को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से स्टोर करके उसके अलग अलग अनुभव अपने बनाते हैं। जैसे एक अगर बस वर्ड बोला जाएगा तो हर आदमी के दिमाग में एक बस से उसका कलर अलग आ सकता है, उसका साइज अलग आ सकता है, वो चलती हुई दिख सकती है, वो रुकी हुई दिख सकती है, उसमें बैठे हुए उसको बचपन के बच्चे दिख सकते हैं, बड़े होने पे कोई ऑफिस का उसके कर्मचारियों के साथी दिख सकते हैं, उतरते हुए दिख सकते हैं, उस बस में बैठा किसी पर्टिकुलर परिचित का चेहरा उसको याद आ सकता है। इस प्रकार से किसी शब्द के पीछे, उसकी याद के पीछे उसके बहुत से अनुभव और उसकी बातें उसको याद आना चालू हो सकती हैं। न्यूरॉन्स में स्टोर ये सभी दृश्य, आवाज़, स्पर्श, सुगंध के अनुसार भावनात्मक रूप से मनुष्य का आचरण भी बन जाता है। एक प्रकार से वह उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का एक नक्शा या प्रिंट होता है। इस प्रकार मनुष्य के न्यूरॉन्स में इनप्रिंट के अनुसार उसके जीवन शैली को जीने का और पूरी दिनचर्या के सभी कार्य करने की, एक जैसी काम करने की आदत बन जाती है, यानी कि वो उसका एक पैटर्न भी बन जाता है। बचपन से बड़े होने तक मिले प्यार, डांट, दुलार, प्रोत्साहन की ऐसी कई प्रकार की यादें अपना एक स्वरूप मस्तिष्क में बना लेती हैं, एक रूप बना लेती हैं और उसको अपनी एक आदत और अपना एक स्वभाव में बना के मनुष्य को दे देती हैं। जैसे कि बचपन में सर्वप्रथम घर से निकलकर विद्यालय में जाने पर प्रोत्साहन या सजा मिलने लगती है। बच्चा बचपन में बहुत खुश रहता है, कई प्रकार के उसको प्रोत्साहन ही मिलते हैं, हर बात में तालियां ही मिलती हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकल के सर्वप्रथम स्कूल में जाता है तो वहाँ या तो उसको कोई सजा मिलने लगती है या उसको कोई इनाम मिलने लगता है। हमारा दिमाग जो है कोई भी खुशी पाने के लिए और किसी भी आरामदायक चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा उस काम को दोबारा से करने के विचार में रहता है। तो अगर किसी काम से हमको सज़ा मिलेगी तो उस काम से, उस सज़ा को हम अपने से बचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे और प्रोत्साहन मिलेगा तो उस रास्ते पे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोत्साहन और इस सज़ा को पाने पर और उससे मिलने वाली सज़ा से बचने के लिए बच्चे का दिमाग समाज की दृष्टि अनुसार अपनी एक खुद की दिमागी स्थिति बना लेता है कि अगर मुझे सज़ा से बचना है तो मैं क्या करूं और अगर मुझे इनाम लेना है तो मैं क्या करूं, जिसके बाद वे दोनों स्थिति में आराम से रह सके। वो पाने और खोने का ये क्रम ताउम्र उसके साथ हो जाता है, जिससे दिमाग देखी गई, सुनी गई, महसूस की गई बातों को अपने अनुसार आराम पूर्वक सुविधा के साथ रहने के लिए अपना लक्ष्य बना लेता है कि वो कैसे जीवन में आराम से रहेगा, कैसे जीवन में शांतिपूर्वक रहेगा, जहाँ उसको किसी प्रकार का कोई सज़ा ना मिले और केवल प्रोत्साहन मिले और वो ज़िंदगी आराम से बनाए।
जिससे उसकी खुद की एक सेल्फ इमेज उसकी खुद की नज़र में बनना चालू हो जाती है। उस इमेज के अनुसार वो अपना जीवन जीना चालू कर देता है। समय समय पर या अलग-अलग समय पर बचपन किस वातावरण में है, उसके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके प्रति लोगों की क्रिया और व्यवहार कैसा है, कैसे लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, कैसा उसको सीरियसली ले रहे हैं, उसको मजाक में ले रहे हैं, उसको डांट रहे हैं या उसको प्यार कर रहे हैं, वे कैसी आदतें स्वीकार कर रहा है, जैसे कि खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, उन सब वातावरण के अनुसार वो कैसी थी आदतें स्वीकार कर रहा है कि ये आदतें उसकी होनी चाहिए। उसकी योग्यताएं कैसी निर्धारित करके वो अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, शिक्षक को, दोस्तों द्वारा उनसे उसको जो योग्यताएं मिल रही हैं, वो उन योग्यताओं का निर्धारण कैसे कर रहा है और उनको कैसे स्वीकार कर रहा है। और वो सब बातें, वो सब अनुभव, वो सब स्वीकार की गई योग्यताएं और उसकी देखी गई और उसके लोगों से किए गए व्यवहार उसके न्यूरॉन्स में एक इम्प्रिंट होते जा रहे हैं, उसका एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं कि वो सबकी बातें सुनना समझने वाला एक सरल प्रकृति का व्यक्ति बन रहा है या एक गुस्से वाला बन रहा है या नाराज रहने वाला बन रहा है या समाज से कटने वाला बन रहा है या समाज से जुड़ने वाला बन रहा है। ये इम्प्रिंट उसके जो न्यूरॉन्स में होते हैं उसके अनुसार उसका एक व्यवहार बनता है और उससे उसका एक व्यक्तित्व बनते जा रहा है। उसको किस प्रकार की दुनिया का, समाज का, परिवार के, शिक्षा और मनुष्य आदि पर यकीन दिया जा रहा है कि कैसे उसको ईमानदारी से रहना है या कैसे बेईमानी से रहना है, समाज कैसा है, परिवार क्या चीज़ होती है और दुनिया क्या चीज़ होती है। इसके अंदर उसको उसका धर्म के बारे में भी बताया जाएगा, उसके नाम उसको दिया जाएगा, उसका संस्कार उसको दिए जाएंगे और जिस प्रकार से उसको दिया जाएगा सब कुछ, उसी प्रकार से वो अपना व्यक्तित्व बनाता जाएगा। समय के साथ साथ उसको कैसी नैतिक शिक्षा दी जा रही है, उसके खुद का मूल्य का निर्धारण की बातें कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है या वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या उसको खुद का अपना जीवन जीना है या सामाजिक और लोगों का, ये सब बातें उसके न्यूरॉन्स के अंदर इम्प्रिंट कुछ की जाती हैं और कुछ वो अपने आप लोगों से देख के लेके महसूस करके अपना बना लेता है। उसका अपना एक परिचय, एक जाति, उसका खानदान, वो कहाँ का निवासी है, किस देश में रहता है, उसको क्या भाषा स्वीकार करनी है या क्या भाषा बोली जा रही है, जिस भाषा को वो स्वीकार कर रहा है, वो उसके अंदर इम्प्रिंट होती जाती है और वो उसका न्यूरॉन्स में ये सारी चीज़ें एक इम्प्रिंट बनकर उसकी खुद की एक इमेज बनकर उसके मस्तिष्क में अपने खुद के न्यूरॉन्स द्वारा उसके अवचेतन में भावनात्मक दृश्य, आवाज, स्पर्श, अनुभव द्वारा आदि निर्मित होकर सुरक्षित हो रहे हैं। तो कभी भी इस प्रकार की जो उसने बचपन में अपने आप को भावनाओं के साथ में, उन दृश्य आवाज़ों के साथ में जो बातों को स्टोर अपने न्यूरॉन्स के अंदर करा हुआ है, जब जब वो चीज़ें और भावनाएं, दृश्य और आवाज़ें और वो शरीर के स्पर्श उसको महसूस होंगे, वो उसी चीज़ में वापस जाके उन सब चीज़ों को दोबारा देख के, सुन के महसूस कर सकता है और उसके अनुसार वो अपने शरीर में वैसे ही हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके और उसी जीवन शैली को फिर से कल्पना में जी के और पुरानी कल्पनाओं को वो आज के व्यवहार में दोबारा से कई बार लाता हुआ दिखाई देता है। जो बचपन में किए हुए अनुभव हैं, जो डर होते हैं, जो खुशियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनकी किसी प्रकार के दृश्य, आवाज़ या देखी गई किसी भावनात्मक दृश्य को दोबारा याद आने पे आदमी का व्यवहार, जो बातें बीत चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो दोबारा से वो याद करके वैसा ही आचरण दोबारा से करना चालू कर सकता है। मनुष्य द्वारा उसकी समय समय पे अपनी भावनात्मक स्थिति के अनुसार उस समय उसकी कैसी भावना रही है, जैसे दृश्य वो देखेगा, जैसी आवाज़ें वो सुनेगा, जैसे स्पर्श वो लेगा या महसूस करेगा, उसके अनुसार वो अपना खुद का एक ब्लूप्रिंट अपने न्यूरॉन्स द्वारा अपने अवचेतन में बनाकर सुरक्षित कर लेता है। समाज में आराम से जीने के लिए, उसके लक्ष्य निर्धारण करने के लिए अपने कायदे व नियम की एक सोच भी बन जाती है, जो अक्सर उसके अवचेतन में सुरक्षित रहती है, जिसके अनुसार उन्हीं नियम और कायदों के अनुसार वो जीवन अपना जीता है।
उसकी भावनाओं और उसके देखे गए दृश्य और उसके स्पर्श के अनुसार वो अपना एक सेल्फ इमेज उसने बनाई हुई होती है, और जीवन कैसा है और जीवन में उसने क्या अनुभव किया था और आगे उसे जीवन कैसा जीना है और क्या करने से उसको क्या रिजल्ट मिलता है जिससे वो आराम से रहे और जिससे वो लोगों की डांट और परेशानियों से दूर रहे। ऐसा जीवन जीने के लिए और लिए गए सारे अनुभवों को भावनात्मक रूप से जो दृश्य, आवाज और स्पर्श उसको उसके दिमाग में, उसके न्यूरॉन्स में, उसके अवचेतन में स्टोर्ड हैं, उसके अनुसार वह अपने कायदे और कानून और अपने नियम बनाकर अपना जीवन जीने का आगे रास्ता बनाता है और चुनता है, और उसी प्रकार से वो अपना एक व्यक्तित्व बना के जीवन जीता है। उपरोक्त सारी बातों से उसका आध्यात्मिक सोच उसका कर्म का कारण भी बनती है। वो जीवन अपना वैसा ही जीता रहेगा, चाहे वो आध्यात्मिक के साथ हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो कमर्शियली हो, चाहे वो एज ए बिजनेसमैन का हो, चाहे वो एक सर्विस वाले व्यक्ति का हो। जो उसकी सोच पुराने समय से बनी हुई आएगी, जो उसका व्यक्तित्व उस समय बचपन से बड़े होने तक बन चुका होगा, जो अनुभव उसके स्टोर्ड हो गए होंगे, जो उसको नाम, जो उसको जाति, जो उसको देश, जो उसको नागरिकता, जो उसको अपने आसपास के लोगों से दोस्ती व्यवहार, जो चीज़ें मिली हुई होंगी, उसके अनुसार ही उसका एक जीवन का अनुभव बनेगा, व्यवहार बनेगा और उसका वो एक व्यक्तित्व बनेगा, और उसके अनुसार ही वो अपनी आध्यात्मिक सोच रखेगा और वैसा ही वो अपना कर्म करेगा। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इसी न्यूरॉन्स के अवचेतन में हमारी ये आवाज़, स्पर्श और देखे गए दृश्यों के अनुभव और हमारी भावनाओं के अनुसार एक साधु का भी निर्माण होता है, एक अपराधी का भी निर्माण होता है, एक बिजनेसमैन का भी निर्माण होता है, एक नेता का भी निर्माण हो सकता है, एक बड़े अधिकारी का भी निर्माण हो सकता है। इसी के कारण एक बहुत शिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके निकल सकता है और कोई शिक्षा से दूर भाग के अशिक्षित भी रह सकता है। यही न्यूरॉन्स में हमारे किए गए अनुभव, हमारे देखे गए दृश्य, हमारी देखी गई स्पर्श हमें हर वक्त हमारे एक व्यक्तित्व का हमारे अंदर निर्माण कर हमको एक विचार शैली हमारी बनाती हैं, जिसके अनुसार हम बनते जाते हैं। हमारा जो पैटर्न इस प्रकार से चलता है कि हमारा एक एनवायरनमेंट जो हमें बचपन में पैदा होने से मिलता है, उस एनवायरनमेंट के अनुसार हम जो एक्शन लेते हैं उसके अनुसार हम रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे ही हम अपनी एक हैबिट बना लेते हैं और उस हैबिट की वजह से हमारी कुछ कैपेबिलिटीज़ बननी चालू हो जाती हैं, हमारे योग्यताएं बनना चालू हो जाती हैं, और उन सब चीज़ों को लेके जब हम अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, एक विचारधारा बना लेते हैं, और उसको लेके हम अपनी एक वैल्यूज़ बना लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, उन सब बातों को लेके हम एक अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हम कौन हैं। हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम नेता हैं, हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम साधु हैं। यही आइडेंटिटी इन सब बातों से, इन्वायरमेंट से, हमारे एक्शन से, हमारे रिस्पॉन्स से, हमारी हैबिट से, हमारे बिलीफ सिस्टम से और हमारे वैल्यूज से आके हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। उस आइडेंटिटी के कारण हमारी अपनी एक स्पिरिचुअल वैल्यूज बनती हैं, जिसके कारण जो हैं हम अपने खुद के नियम और अपने खुद के कायदे बनाते हैं, और जिसके कारण हम अपना जीवन जीते हैं। और हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स में जो इम्प्रिंट पड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हम आगे अपने पूरे बॉडी के सेल्स को कमांड करते हैं, और उसी के द्वारा हमारा शरीर पूरा काम करता है, उसी के द्वारा हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बनते हैं। वैसे ही हम उठना, खाना, बैठना, सोचना, दिखने लग जाते हैं, और वैसा ही हमारा एक पॉस्चर बन जाता है, वैसा ही हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है। हम अपने खुद के अनुभव जब हम अपने अवचेतन में न्यूरॉन्स के द्वारा सुरक्षित कर लेते हैं, तो हमारे अवचेतन में हमारे किए गए सभी काम का एक पैटर्न सुरक्षित पड़ा रहता है। जैसे कि हम एक साइकिल चलाना जब सीखते हैं, तो वो एक बार हम अगर चलाना सीख जाएंगे तो बचपन में सीखी गई साइकिल हम बाद में छोड़ भी दें और कभी भी साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चला पाएंगे। तो वो एक पैटर्न हमारे दिमाग के अवचेतन के न्यूरॉन्स के अंदर सेव है। तो जैसे साइकिल चलाना, कई प्रकार के गेम्स खेलना, स्विमिंग कर लेना, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेना, उसको सीख लेना, पेंटिंग्स कर लेना, ड्राइविंग करना, वह ऐसे कहीं ऐसे काम हैं जो हम सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार के अपने अपने ज़रूरतों के हिसाब से और अपने अपने शौक़ के अनुसार करते हैं। तो वो सब काम के पैटर्न्स और उनके तरीके हमारे अनुभव के द्वारा हमारे अवचेतन के अंदर सुरक्षित रहते हैं, जिसको हम जब चाहे हम उसको दोहरा सकते हैं।
सभी कार्य जो किसी भी मनुष्य द्वारा महारत के साथ करे जाते हैं, सभी न्यूरॉन्स के अवचेतन में इम्प्रिंट होते हैं। इसी के द्वारा हर एक कार्य मनुष्य द्वारा एक बार शिक्षित होकर करा जाता है। इसी में नॉन वर्बल और वर्बल आदतें बनती जाती हैं। नॉन वर्बल आदतें वो होती हैं जो हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी द्वारा व्यक्त की जाती हैं, बताई जाती हैं, जिसको सामने वाला व्यक्ति अगर बैठ के देखेगा तो वो महसूस कर सकता है कि ये एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, या किस प्रकार के साउंड निकाल रहा है, या इसकी आंखें किस प्रकार से उसको रिएक्ट कर रही हैं। और वर्बल वो होते हैं जो प्रैक्टिकली खुद आदमी अपने हाथ से करता है, कोई सामान का उठाना, कुछ छूना, कुछ लेना, कुछ देना। तो ये वर्बल एक्टिविटी होती हैं जो चलना फिरना दौड़ना करने से आती हैं, जो क्रियाओं के अंदर रहती हैं। दोस्तों, बचपन से लेके बड़े होने तक की पुरानी यादें, पुरानी बातें हमारे पास, हमारे विजुअल्स, हमारे दृश्यों के अंदर, जो कि चलते फिरते भी हो सकते हैं और स्टिल फोटोग्राफ्स के रूप में भी हो सकते हैं, बातें, उनकी आवाज़ें और हमारे शरीर पे महसूस किए गए सभी अनुभव, जो कि अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, सभी प्रकार के हो सकते हैं। इनके अनुसार जो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर्ड रहती हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करती हैं, हमारे अंदर क्रोध पैदा करती हैं और अन्य कई बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं। क्योंकि ये दृश्य, ये आवाज़ें या ये स्पर्श हमें जब भी याद आते हैं तो हमारे पे उसी समय का, उसी प्रकार का प्यार का, मोहब्बत का, गुस्से का, डिप्रेशन का, उसी प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो हमारे ऑर्गन के ऊपर उसी प्रकार का असर डालती हैं जो उस समय डाला गया था। जबकि वो समय निकल चुका है, वो हमारे पास वो व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी हमें मार लगाई होगी, वो व्यक्ति कभी है ही नहीं आज हमारे को जिसने गले लगाया होगा। लेकिन वही भावना आज हमें दोबारा मिल सकती है अगर हम सोचेंगे, अगर हम विचार करेंगे, अगर हम उस बात को याद करेंगे और हम अपने शरीर में वैसा ही महसूस करेंगे, हमारे हार्मोन्स वैसे ही हमारे अंदर रिलीज होंगे और इसी के कारण जीवन जीने की शैली का एक ट्रिगर बन जाता है। बहुत से सामान, वस्तु और दृश्य, बहुत सी आवाज़ें और सुगंध हमारी पुरानी यादें घेर कर हमें उत्तेजना दे सकती हैं। अगर हम बचपन में सपोज कर लीजिए किसी मकान में गए थे और वहाँ हमें चोट लग के हम गिर गए थे और हमारे को अचानक ही उस मकान की कोई तस्वीर या याद हमें आ जाएगी, तो वही अनुभव, हमें चोट लगने का अनुभव दोबारा याद आ जाएगा। हम अगर किसी साइकिल से या किसी गाड़ी से कभी टकराए थे और वही दृश्य हमें दोबारा याद आएगा, तो वही समय हमें दोबारा याद आके हमें वैसे ही उत्तेजना दे सकता है। किसी ने हमें मारा था, किसी ने हमारा सामान चुराया था, किसी के साथ हमारे बुरे अनुभव थे, कोई कारण अलग प्रकार का बना था, तो ऐसी कोई भी वस्तु, उसकी सुगंध, वो एटमॉस्फेयर, वह दृश्य हमें कहीं पे भी दिखाई दे जाएगा या हमें याद आ जाएगा, तो हम उसी समय में दोबारा जाके हम वैसा ही अनुभव करके हम अपने शरीर में वैसे ही उत्तेजना अनुभव करेंगे और फील करेंगे। पुरानी यादों में कोई काश वाली याद कोई तकलीफ देती है अगर, कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये हो जाता, काश ये उस समय ये नहीं करता, काश ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर ये बातें अगर याद आएंगी तो इस प्रकार हमारा पूरा शरीर और मस्तिष्क द्वारा पुराने पॉजिटिव और नेगेटिव विचारधाराओं में आश्रित हो जाता है और वैसा ही व्यवहार और वैसे ही हार्मोन्स रिलीज करके हमारे ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। साथ में इसी के द्वारा हम अपनी भविष्य की सोच भी बना लेते हैं। उन पुरानी यादों से, उन पुराने अनुभवों से हम आने वाले कल से कई बार डर जाते हैं और कई बार उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार खुश रहते हैं। तो आने वाला कल का हमारा सारा निर्धारण हमारी पुरानी बातों के उस अनुभवों के ऊपर, उस दृश्यों के ऊपर, उन आवाज़ों के ऊपर, उस शारीरिक अनुभवों के ऊपर रहता है कि हम आने वाला कल अपना कैसा जिएंगे, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, जिससे भविष्य का निर्धारण भी होता है। एनएलपी द्वारा, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा, पूर्व में, पास्ट में अगर किसी व्यक्ति की यादों में कोई फोबिया, कोई फेलर, कोई अपमान, कोई बेइज्जती, कोई क्रोध, कोई जलन, कोई पारिवारिक दुश्वारियां, दुख, दर्द आदि जैसी कुछ भी बातें हैं, तो वर्तमान में ध्यान करके, मेडिटेशन के द्वारा, उनके विजन को, उसकी आध्यात्मिक सोच के द्वारा उसको हटाकर उसके बदले में एक पॉजिटिव विचारधारा, विश्वास के साथ पुरानी यादों के सभी नेगेटिव यादों को मिटाकर खुशी और पॉजिटिव विचारधाराओं को बार बार न्यूरॉन्स में इम्प्लांट करा जाता है। पुरानी ऐसी कोई भी बातें जो आपके दिमाग में हो, जो आपके विचारों में हो,
जो आप पसंद नहीं करते लेकिन वो याद आके आपको आज भी तकलीफ देती हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा आप उन बातों को सामने पिक्चर्स उनकी रख के, उनको एक तरीके से उन पिक्चर्स को मिटा के, उनको हटा के, उस जगह को एम्प्टी करके, खाली करके आप आने वाली कल की सुंदर और शानदार तस्वीरें बनाएंगे और अपना एक गोल्डन हाईवे का एक शानदार भविष्य देखेंगे और जिसमें आप बहुत खुश हैं और आपके पास पुरानी कोई याद आपके पास नहीं है। तो ऐसे मेडिटेशन के द्वारा, ऐसे बातों के द्वारा आप अपनी पुरानी यादों को हटा के उसकी जगह आने वाले कल की नई पिक्चर्स अपने विचारों से बना के अगर आप रखेंगे, तो ऐसी यादों को मिटाकर खुशी और पॉजिटिव विचारधाराओं को बार बार न्यूरॉन्स में इम्प्लांट कर अगर आप मजबूत करते हैं और मजबूत करा जाता है, तो उससे वर्तमान में आपका सारा शरीर पॉजिटिव हार्मोन्स बनाने लगता है और आप एक बहुत खुशी का अनुभव करने लग जाते हैं, जिसको हम डोज केमिकल भी कहते हैं। यह डोज केमिकल्स या डोज हार्मोन्स की फुल फॉर्म इस प्रकार से होती है: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ज़रूरत के हिसाब से बॉडी कई प्रकार के और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और एनएलपी इतने कम शब्दों में या इतने कम समय में पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता है। ये एक ज्ञान का सागर है जिसकी कुछ बूंदें हैं जो आपसे अभी व्यक्त की गई, जो आपके सामने रखी गई। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, ये बातें पसंद आएंगी और अगर ये आपको आपके लायक रखती हैं, आपको पसंद आती हैं, अगर इसके द्वारा किसी को आप बेनिफिट देना चाहते हो या समझाना चाहते हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे एनएलपी को लेके और इससे संबंधित कई ज्ञान को लेके भविष्य में जुड़े रहेंगे और समय समय पे आपके साथ इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।